Good morning, students. Today I will teach you 10th chapter of history, which is 18th century political formations. 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन. If you look at maps first and second closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of 18th century. बच्चों, यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी. नोटिस हाउ द बाउंड्रीज ऑफ द मुगल एम्पायर वर रेशेप्ड by the emergence of the number of independent kingdoms. गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली. By 1765, notice how another power, the British, and successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था. What these maps tell us is that political condition in 18th century India changed quite dramatically and within a relatively short span of time. मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी कि जब भारत में समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी. इन दिस chapter we will read about the emergence of new political groups in the subcontinent during the first half of the 18th century, regularly from 1707 when Aurangzeb died till the third battle of Panipat in 1761. बच्चों, इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे. The crisis of the empire and the later Mughals. मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति. In chapter 4, you saw how the Mughal Empire reached the height of its success and started facing a variety of crises towards the closing years of the 17th century. अध्याय 4 में आपने देखा था
कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। These were caused by a number of factors. ऐसा अनेक कारणों से हुआ। Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। Under his successors, the efficiency of the imperial administration broke down. औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। It became increasingly difficult for the later Mughal Empire to keep a check on their powerful mansabdars. तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वंश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स यानी सूबेदार often controlled the offices of revenue and military administration, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों में या दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। दिस गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर्स। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पीरियोडिक रिमेंशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। पीजेंट एंड जमींदारी रिवेलियंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू these problems. उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया।
These revolts were sometimes caused by the pressures of mounting taxes. कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के किए गए थे. As other times they were attempts by powerful chieftains to consolidate their own positions. और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी. Mughal authority had been challenged by rebellious groups in the past as well. अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी. But these groups were now able to seize the incoming economic resources of the region to consolidate their positions. परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया. The Mughal emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governors, local chieftains and other groups. जिस तरह से धीरे धीरे राजनैतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को न रोक सके. Rich harvest and empty coffers. भरपूर फसल और खाली तिजोरियां. The following is the contemporary writers' accounts of the financial bankruptcy of the empire. एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है. The great lords are helpless and impoverished. Their peasants raise 2 crops a year, but their lords see nothing of other, and their agents on the spot are virtual prisoners in the peasant hands, like a peasant keep in his creditor's house until he can pay his debt. बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं. उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है. उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान
अपने ऋणदाता के वंश में रहता है, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता है। So complete is the collapse of all order and administration that through the peasant reaps a harvest of gold, his lord does not see so much as a wisp of straw। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। हाउ देन कैन द लॉर्ड कीप द आर्म फोर्स ही शुड, हाउ कैन ही पे द सोल्जर्स हु शुड गो बिफोर हिम व्हेन ही गोज आउट ऑफ द horsemen who should ride behind him। ऐसी हालत में जमींदार शस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। In the midst of the economic and political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, shocked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amounts of wealth। इन आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। दिस इन्वेंशन वाज फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ plundering raids by the Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 and 1761। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लग रहा था। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। They were divided into 2 major groups of factions। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, द ईरानीज एंड तुरानीज, नोबल्स ऑफ तुर्किश
डिसेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ईरानी और तुरानी यानी तुर्क मूल के काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। द लेटर मुगल एम्परर वर perhaps in the hands of other one or of other those two powerful groups. The worst possible humiliation came when two Mughal empires बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियार यानी 1713 1713 से 1719 एंड और आलमगीर द्वितीय 1754 to 1759 1754 से 1759 were assassinated and two other Ahmad Shah and Shah Alam were blinded by their novels. बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फारुखसियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह जो कि 1748 से 1754 के बीच में और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। थैंक यू।